सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूं और इसमें 3 क्लासेस में मैंने बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त कर दिए थे और पिछले क्लास में हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को शुरू किया था। पिछले क्लास में हमने 20 प्रश्न अतिलघुत्तरीय के कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग आगे, ये आपका पार्ट 2 है अतिलघुत्तरीय का, और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे, मैथ की सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे क्लासेस की वीडियो हो, राजन सीरीज की, पवन सीरीज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए संख्या 21 है, 16x² - 25 = 0 को हल कीजिए। अब समीकरण दिया है 16x² - 25 = 0। अब देखिए -25 को हम लोग बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +25 हो जाएगा। और देखिए 16 गुणे x² है, तो गुणा को अगर हम लोग बराबर के उधर भेजते हैं तो बराबर के उधर जाके भाग हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं x² = 25/16 और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इस पूरे को लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x² बराबर हो गया 5/4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर भेजेंगे तो करनी लग जाएगा और करनी में हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कितना, 5/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। इसके बाद देखिए, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस, यानी कि एक आएगा, एक वैल्यू आएगा 5/4 और एक वैल्यू आएगा -5/4। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी ध्यान रखिएगा। स्क्वायर x की 2 घात है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, x का 2 हल निकलेगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 5/4 और कामा ऋण 5/4, ये 2 हल होंगे इस समीकरण के। इसके बाद देखिए संख्या 22 है, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक है। बहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार किसी आंकड़े में आती है, तो यहाँ सबसे अधिक बार 12 आ रहा है तो बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 23, 10 सेंटीमीटर लंबे 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। अब एक इस तरीके से देखिए आयत है जिसकी चौड़ाई दी गई है 3.5 मीटर और लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आयत को लंबाई के परितः घुमाने पे, लंबाई के परितः घुमाने का मतलब क्या है कि एक लंबाई को आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से अपने कॉपी को रखिए और लंबाई की तरफ आप कॉपी को पकड़ लीजिए, इसको मत आप हिलने दीजिए और इसको घुमाइए पकड़ के। इसको जब पकड़ के इस भुजा को घुमाएंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह क्या करेगा, यह एक बेलन फॉर्म करेगा। यह क्या करेगा, यह एक बेलन फॉर्म करेगा। फिर से देखिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से घूमेगा तो घूम के एक क्या निर्माण करेगा, बेलन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह भी परफेक्ट इस तरीके से बन नहीं पा रहा है, रुकिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से खड़े में आयत को बना लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई है और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस भुजा को हमने फिक्स कर दिया। अब इस भुजा को जब फिक्स कर देंगे, इस भुजा को, तो फिर इसको घुमाएंगे, तो इस तरीके से ये घूमेगा। इस तरीके से जब ये गोल पूरा घूमेगा, आप देखिए तो ये किस तरीके से आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यह एक बेलन का निर्माण करता हुआ आपको दिख रहा है। यह एक बेलन का निर्माण इस तरीके से करेगा। ठीक, ये बेलन आपको नजर में आ रहा होगा। अब ये देखिए कि जो आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, वह क्या बन गई, बेलन की ऊंचाई बन गई है, और आयत की जो चौड़ाई थी
वह क्या बन चुका है, वह त्रिज्या r बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो चौड़ाई हो जाएगा वह 3 जो त्रिज्या हो जाएगी, जो ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर हो गया, जो त्रिज्या हो गई वह 3.5 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5। 3.5 को 7/2 भी लिख सकते हैं, तो 7/2 लिख दीजिएगा सहूलियत के लिए, और इंटू एच कितना है 10। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 11, ये कट गया। अब इसके बाद देखते हैं आगे। अब 11 का गुणा 10 में कर दीजिए तो 110 गुणे 7/2। फिर इसके बाद गुणा कर दीजिए 770 आ जाएगा बटे 2, और 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 8 और 5, 385, और सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू कितनी आ गई 385 सेंटीमीटर क्यूब। यही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और यही सही सोल्यूशन है। अगर आप जगह जगह देखोगे तो अलग अलग सोल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पे इन्होंने एक गलती कर दी है कि त्रिज्या को इन्होंने 3.5/2, देखिए ऊंचाई तो इन्होंने सही रखा है लेकिन त्रिज्या 3.5 इनको रखना चाहिए था, इन्होंने रख दिया है 3.5/2। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने गलत कर दिया है। तो इस तरीके से सही जो उत्तर आएगा वह 385 आएगा। थोड़ा सा इसमें प्रश्न की भाषा को आपको समझना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। खुद आप अपने कॉपी को पकड़िए या एक पेज को ले लीजिए, और चौड़ाई नहीं, यहाँ पे लंबाई के परिचय घुमाने कह रहा है, तो लंबाई को आप फिक्स कर दीजिए और एक लंबाई को पकड़ के घुमाइए, तो जो बेलन बनेगा उसका देखिए त्रिज्या और ऊंचाई क्या होगा। तो उसी हिसाब से प्रश्न में आपको बस वैल्यू रख के फॉर्मूले में आयतन निकाल लेना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, समीकरण x² + 9 - 6x को हल कीजिए। अब देखिए इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं, x² - 6x आगे पीछे लिख लेते हैं जैसे लिखा जाता है समीकरण को, और +9 = 0 के। अब देखिए अगर कंपेयर करें हम लोग तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, x² का गुणांक, और x का गुणांक -6 है, और c की जो वैल्यू है वह 9 है। और a इंटू सी निकालेंगे तो कितना आएगा 9 के बराबर। अब देखिए गुणा करने पे 9 आना चाहिए, जोड़ने पे -6, तो -6 को -3 और -3 में अगर कर लें हम तो जोड़ने पे -6 आ जाएगा, और गुणा करने पे पॉजिटिव -9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं x² -3x और -3x धन 9 बराबर 0, और x -3 यहाँ कॉमन मिल जाएगा, और फिर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x -3 बराबर 0, और x -3 इंटू x -3 हो जाएगा बराबर 0। ये इसका आ गया यहाँ पे गुणनखंड। गुणनखंड के बाद अब x -3 बराबर 0 करेंगे, और ये भी x -3 बराबर 0 है, तो x की देखिए जो दोनों वैल्यू है वह एक ही मान पे मिल रही है। ठीक है, तो x की दोनों वैल्यू जो होगी वह 3 होगी। तो इस तरीके से x का जो मान आ जाएगा इस समीकरण का जो हल होगा वह 3 ही होगा दोनों केस में। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 25 है, cot 45 - sin² 45 - cos² 45 + sin 90 को हल कीजिए। अब cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस sin² 45 sin 45 होता है 1/√2, और sin² 45 क्या हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, फिर माइनस cos 45 कितना होता है यही 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, प्लस sin 90 होता है 1। अब इसके बाद देखिए 1 और 1 जुड़ जाएंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ऊपर 1 का स्क्वायर होगा 1, और नीचे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2, ये भी यही है तो -1/2। अब इसके बाद देखिए माइनस आधा और माइनस आधा हो जाएगा -1, 2 में से 1 घट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से मान आ गया 1। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों
पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पे एक साथ शीर्ष आने की संभावना। अब देखिए, दो सिक्कों को जब आप उछालोगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले आपको यह सोचना है। तो पहले सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पे टेल आ सकता है, और पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है। आपको पता है यही चार चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इस पे पूछ रहा है प्रश्न में कि दोनों सिक्कों पे एक साथ शीर्ष आने की संभावना। तो आप देखिए चार घटनाएं हो सकती हैं। चार घटना में से जो अनुकूल घटना है, दोनों बार हेड आना, वह एक बार हो रहा है, और कुल घटनाएं हैं चार। तो प्रायिकता हम लोग लिखेंगे अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटना है एक, कुल घटनाएं हैं चार, तो 1/4 प्रायिकता आ जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन की बात यहाँ पे की जा रही है जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। अब लंबवृत्तीय बेलन के आधार क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन है तो उसका आधार होता है वृत्त। उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया गया है 100। यदि बेलन की ऊंचाई 10 हो, h बराबर 10, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही आसान है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए सीधा सीधा सब कुछ दिया ही है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है और एच का भी मान दिया गया है। तो पाई आर स्क्वायर का मान 100 और इंटू एच 10, ये कितना हो जाएगा 1000, यानी कि आयतन कितना आ जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। यहीं से आप निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप पहले त्रिज्या निकालें फिर उसके बाद आयतन निकालने जाए। पहले आपको सीधे सीधे मान दिया गया है तो सीधे सीधे आप पुट कर दीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28। समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 7x, अब यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए कि आप समीकरण को देखते ही समझ जाओ कि बीच वाले पद को किसमें तोड़ना है। तो देखिए 7x को लिख सकते हैं 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। अब ये हमने कैसे लिख दिया? हमने देखा कि a और c का गुणा 10 के बराबर आ रहा है और 7 से हम कैसे 10 प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 और 2 लिख दें तो 10 प्राप्त हो जाएगा। 5 गुणे 2 10 होता है। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x धन 10 बराबर 0। अब पहले देखिए संख्या तो कोई कॉमन है नहीं, तो x कॉमन ले लेंगे तो x धन 5 बच जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल जाएगा और x धन 5 बच जाएगा। अब देखिए x धन 5 दोनों जगह है तो x धन 5 कॉमन आ गया और बच क्या गया x धन 2। x धन 2 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए x धन 5 बराबर 0 लिख सकते हैं, यानी कि x का मान कितना मिल जाएगा -5। और इसी तरीके से x धन 2 बराबर 0 लिख सकते हैं और x का मान कितना मिल जाएगा -2। ठीक है, तो एक बार x प्लस 2 को बराबर किधर भेज देंगे तो x धन 5 बराबर 0 हो जाएगा और x धन 5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो x धन 2 बराबर 0 मिल जाएगा और x का मान -2 मिल जाएगा। यानी कि x का 2 वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गया जो हमको समीकरण के हल निकालना था, यानी कि x का मान निकालना था। तो x का मान आ गया -2 और -5। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्त हैं और एक वृत्त जो है उसका त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या से 4 गुना है। यानी कि अगर एक वृत्त का त्रिज्या r है तो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है वह 4r है। तो प्रथम वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर निकलेगा और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई और r की जगह 4r वैल्यू रखाएगी क्योंकि इसकी त्रिज्या है 4r। तो 4r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 16r स्क्वायर, या जिसे लिख सकते हैं 16 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों का हमको दोनों वृत्तों का अनुपात लेना है। तो पहले वृत्त का है पाई आर स्क्वायर और दूसरे बटे में आ जाएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा 1/16 जिसे लिख देंगे 1/16, यानी कि
जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वह 1:16 का अनुपात आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 30 है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A 55 अंश, कोण B 60 अंश हो तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों जो शीर्ष हैं वह वृत्त पे स्थित हैं। वृत्त में बना यह चतुर्भुज है। ठीक, अब इसके बाद क्या समझने वाली बात होती है, चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका गुण क्या होता है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन से होते हैं, किसी भी कोण के सामने का जो कोण होता है। ठीक है, ये देखिए ये बगल का कोण हो गया 60 अंश के बगल 55 अंश से, कोण B के बगल का कोण A हो गया और सम्मुख कोण कौन सा है, कोण D है, जिसको अब हम लोग अगर कोण D को y कहें तो y और कोण B दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा, यानी कि y का मान कितना होगा, 120 अंश। और इसी तरीके से x के सामने का सम्मुख कोण, कोण C के सामने का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण A। तो लिख सकते हैं कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A का मान पता है 55 अंश, 55 अंश धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, 125 अंश। तो कोण C 125 अंश हो जाएगा और कोण D जो हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों ही कोणों का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए sin 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो sin 30 प्लस cos 60 यानी कि 1/2 प्लस 1/2 और प्लस tan 45 यानी कि प्लस 1। ये मान कितना आ जाएगा, आधा आधा जुड़ के 1 हो जाएगा और धन 1 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 154। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 और आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 154 में 7 का गुणा हो जाएगा और भाग हो जाएगा 22 से। 22 से काटेंगे 154 को तो 7 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर और आर बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो ये आर जब 7 आ गया तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r। 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। तो इस तरीके से वृत्त का जो व्यास आ जाएगा वह 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। 243 के घाते 3/5। अब यहाँ पे देखिए 243 के घात में है 3/5। अब घात में भिन्न देख करके आपको घबराना नहीं है। आपको एक नियम पता है कि अगर कोई संख्या है x, उसके घात में है m और उस पे घात में है n, तो घात के ऊपर घात जब होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो x की घात में ये हो जाएगा m इंटू n। अब यही हम लोग यहाँ पे ट्रिक आजमाने वाले हैं। 243 को हम लोग किसी संख्या के घात के रूप में लिखेंगे, तो घात के रूप में लिखेंगे तो फिर पहले से घात है तो दोनों घातों का आपस में गुणा होगा, तो क्या पता कुछ सोल्यूशन निकल जाए। तो इसीलिए हम लोग 243 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जिससे हम इसको देख सकेंगे किस संख्या के घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 और 1 81, फिर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 और 7, फिर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे रुक जाएंगे, 1 जब आ जाएगा। अब देखिए 5 बार भाग देना पड़ा है, यानी कि 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 243 को लिख सकते हैं 3 का 5 बार गुणा, यानी कि 3 के घाते 5। जब 243 को हम 3 के घाते 5 लिख सकते हैं तो यहाँ लिख दें 3 के घाते 5 और इसके घात में है 3/5। अब देखिए 3 के घात में 5 और उसके घात में 3/5, तो यहाँ पे यही नियम लगेगा और घातों का आपस में गुणा हो जाएगा।
तो देखिए 3 के घात में 5 गुणे 3/5 होगा, और देखिए यहाँ अंश में 5 है, यहाँ हर में कट जाएगा, और ये क्या बचेगा 3 के घाते 3। अब 3 के घाते 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। इसका मान आ गया 27, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है, बस आपको नियम पता होने चाहिए, और नियम जो है वह क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक एक नियम एक्सप्लेन किए हैं और उन पे आधारित प्रश्नों को कराया है। तो आपके पास समय है, आप अभी क्लासेस को पूरा देख डालिए, ठीक है। आप जितना क्लासेस देखे रहेंगे, जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे, एग्जाम में 1 घंटे में आप उतना अच्छा कर पाएंगे। आप तो ये सोच के चलिए कि आपको केवल पढ़ना नहीं है, 4th सेमेस्टर गणित को आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको चुटकी बजाते देखते हुए ही प्रश्न हल होने चाहिए, तभी वहां आप जाकर के परीक्षा में 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करके आ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा अपना जोर लगा देना है। एक एक क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करिए। देखिए प्रश्न संख्या 34 है, इसको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, इसका हल निकालने को कहा है। तो हल तो देखिए तभी निकलता है जब ये समीकरण के रूप में दिया हो, यहाँ बराबर 0 इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये बराबर 0 रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब कंपेयर कर लीजिए, a का मान है 1, b का मान है -14 और c का मान है 49। a इंटू सी करेंगे तो ये आएगा 49 और b का मान है -14। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पे जो मान आ जाए वह 49 आ जाए और जोड़ने पे -14 आ जाए, ठीक। तो जोड़ने पे -14 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पे माइनस मिलना चाहिए और गुणा करने पे प्लस मिलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं, 2 संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पे माइनस मिलेगा और गुणा करने पे प्लस मिलेगा। तो गुणा करने पे प्लस 2 केस में मिलता है, या दोनों संख्याएं पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव संख्याएं हमको लेना है, क्योंकि जोड़ने पे उनको नेगेटिव मिलेगा जो हमको चाहिए। तो दोनों नेगेटिव चाहिए और उनका गुणा 49 आना चाहिए। तो आपको पता है 7 सत्ते 49 होता है, तो -7 और -7 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से, या एक चीज यहाँ पे आप और नोटिस करोगे, या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए लिख सकते हैं x स्क्वायर -2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए इसी फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह है x और b की जगह है 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर और x माइनस 7 बराबर 0, और x की दोनों ही वैल्यूज क्या आ जाएंगी 7 आ जाएंगी, दोनों ही मान, 2 मान आएंगे, दोनों 7 आएंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसका हल आप कर सकते हो। और गुणनखंड के रूप में लिखते तो -14x को -7x -7x लिख देते, फिर कॉमन लेकर के सॉल्व करते, तब भी x की वैल्यू क्या आती 7 आती। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, करनी की घात 3 लगती है, और ये 15.625। अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो हर एक लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या का हर जो होता है वह 1 होता है। तो अब यहाँ पे ऊपर नीचे, अब देखिए 3 स्थान पे दशमलव लगा है, तो हम गुणा किससे करेंगे? हम लोग ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे 15.625 में 10 के घाते 3, या 10 के आगे 3 शून्य आप लिखिए, 10 के घाते, क्योंकि 3 स्थान हमको दशमलव खिसकाना है। हम क्या करेंगे, पूरा जो संख्या है उसमें से दशमलव हटा देंगे, नीचे 1 में गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। अब ऊपर लिख सकते हैं इसको हम कितना लिख सकते हैं, अब ये हो गया 15,625 और बटे में 1000 को 10 के घाते 3। अब देखिए 15,625 25 का क्यूब होता है, और ये नीचे 10 का क्यूब है, ये वैल्यू आ जाएगी 25/10। यहाँ पे क्यूब रूट है, ध्यान दीजिएगा, और ये 25/10
10 आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 2.5 10 का भाग करके, यानी कि घनमूल कितना आ जाएगा 15.625। किस संख्या को 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होगा, तो 2.5 का 3 बार अगर हम गुणा करते हैं तो हमको 15.625 संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 कितना होता है, 1 होता है, और बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, तो 1 प्लस 1। ऊपर देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और बटे में है 1 धन 1 2, तो 0/2 का मान कितना होगा 0, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब आप यहाँ पे समझिए क्या आपसे पूछना चाह रहा है। यहाँ पे जैसे आप मानिए कि 18 एक संख्या है, ठीक, 18 एक संख्या है। अब इसमें पूछ रहा है कि कम से कम किस संख्या का गुणा कर दिया जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए 18 में अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 36 हो जाता है, और 36 6 का स्क्वायर है, 6 का 2 बार गुणा करने पे प्राप्त होने वाली संख्या है। तो यही आपको पता करना है। जैसे यहाँ पे 2 तो हमने छोटी संख्या थी, तो 2 तो हमने खुद से पता लगा लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहीं पे 6075 में किस संख्या से गुणा करें कि यह एक संख्या जो प्राप्त हो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब यह हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड मेथड में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे हमको करना है। देखिए 6075 2 से कटेगा नहीं, 3 से भाग जाएगा, हो जाएगा 2025, फिर 3 से भाग जाएगा, हो जाएगा 675, फिर 3 से देखिए भाग जा रहा है, हो जाएगा 225, फिर 3 से भाग जाएगा 75 हो जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 6075 को हम कितना लिख सकते हैं। देखिए 3 का कितनी बार भाग गया है, 2 2 4 1 5 बार, तो 5 बार 3 का गुणा कर लीजिए और 2 बार 5 का गुणा। अब यहाँ पे देखिए जब वर्गमूल हम लोग निकालना होता है तो हम लोग जितने भी गुणे में संख्याएं होती हैं उनका जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए जो 5 बार 3 है, 2 बार इसका जोड़ा बनेगा, 2 बार ये जोड़ा बन गया, ठीक। अब एक जो 3 है वह अकेला छूट गया और एक 5 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे एक 3 सिंगल छूट गया। अगर यहीं एक 3 का और गुणा होता तो 3 का भी जोड़ा बन जाता और संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग होती। यानी कि यहीं पे अगर 3 का केवल और गुणा कर दिया जाए, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। वैसे गुणा करने पे तो 3 बार भी 3 का गुणा कर देंगे, 3 बार भी 3 का गुणा कर देंगे तो भी संख्या क्या मिलेगी, तो भी संख्या पूर्ण वर्ग मिलेगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करने पे संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो छोटी से छोटी संख्या कम से कम 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब यह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग बनेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 38 है, यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब एक घनाकार गड्ढे का आयतन आपको दिया गया है और गड्ढे की गहराई पूछ रहा है, ठीक। अब ये कैसे निकालेंगे, मतलब भुजा आपको निकालना है, गहराई निकालना है। अब देखिए घनाकार बोल रहा है, यानी कि यह क्यूबॉइड है, यानी कि ऐसा गड्ढा है जिसकी सभी जो भुजाएं हैं वह बराबर हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें गड्ढे का, तो इस तरीके का घनाकार गड्ढा है, जो भुजा अगर ये ए है, ये भी ए है, ठीक है, और चौड़ाई भी जो है वो भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ए क्यूब का जो घनाकार होता है उसका आयतन कितना होता है, ए क्यूब। ए क्यूब का मान आपको दिया गया है 13.824। अब इसी का ए का मान आपको निकालना है, वही क्या हो जाएगा, गहराई, क्योंकि ए भी गहराई है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 13.824 यही आपको निकालना है। अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे,
a बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 13,824, 1000 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और 13,824 किसका क्यूब होता है, यह निकालने के लिए हम लोग 13,824 का क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। 13,000, देखिए लिखिए 13,824, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से भाग ले जाएंगे, ये हो जाएगा 6, 9, 1, 2, फिर 2 से जा रहा है तो 3, 4, और यहाँ पे बचा 1, 11 हो गया, फिर 5 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और ये 14, 7, और ये 2, और फिर ये 8, फिर 2 से जाएगा, ये बन जाएगा 8, और यहाँ बचा है 12 हो जाएगा, ये 6 और 4, फिर 2 से जाएगा तो 4, 3, 2, फिर 2 से जाएगा तो 2 और 1 और 6, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 0, 8, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और 4, 54। अब 54 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 14 बच गया 7, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से एक बार गया। तो अब देखिए 13,824 को कितना लिख सकते हैं, 3 बार यहाँ गुणा, 3 बार यहाँ, और 2 ये 8, 1, 9, 2 के घाते 9, और गुणे 3 के घाते 3, यानी कि 2 का 3 जोड़ा बनेगा और 3 का 1 जोड़ा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, ये आपको मिल जाएगा इसका क्यूब रूट। ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, इसका घनमूल जो आ जाएगा वह 24 आ जाएगा। ठीक, और 24 और बटे में है 10 तो 2.4, ए का जो मान आ जाएगा, जो घनाकार गड्ढे की गहराई जो आ जाएगी, भुजा का मान हमने निकाल लिया 2.4, तो वही गहराई भी होगी, क्योंकि सभी भुजाएं जो है समान है, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वही यहाँ पे गहराई हो जाएगी। तो गहराई का मान कितना आ जाएगा, 2.4 मीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39 है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ऊपर शीर्ष ना आने की संभावना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऊपर शीर्ष ना आए यह आपको बताना है। अब सिक्का उछाला जाता है 2 सिक्कों को, तो 4 घटनाएं हो सकती हैं। देखिए हेड टेल, या टेल हेड आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। अब यहाँ पे बोला कि ऊपर शीर्ष ना आए। अब शीर्ष ना आए, शीर्ष आना ही नहीं चाहिए, मतलब कि केवल टेल आ सकता है, तो केवल टेल आना यह। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो भी शीर्ष आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो भी शीर्ष आ रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे दोनों जगह शीर्ष आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे। हमारे अनुकूल घटना जो है वह क्या है, दोनों जगह टेल आने वाली, तो हमारे अनुकूल घटना हो गई 1 और कुल घटनाएं हो गई 4, तो 1/4 ये हमारा प्रायिकता हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। अब 4 से 100 को काटेंगे, ये हो जाएगा 25, और उत्तर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो आसानी से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, यदि a का मान 60 अंश है तो sin a माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए sin 60 डिग्री होता है √3/2, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है। तो अब घटाएंगे, देखिए हर समान है, हर समान कर लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - 1, यही मान हो जाएगा, यहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, x² - x - 6 के गुणनखंड कीजिए। अब यहाँ पे हमको गुणनखंड करना है। देखिए x² - x - 6, तो कंपेयर करेंगे तो a × c का जो मान आ रहा है -6 आ रहा है, तो इसको माइनस में लाना है और जोड़ के भी माइनस में लाना है। तो बड़ी संख्या को माइनस में रख लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं -3x + 2x - 6। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब x पहले दोनों पदों में कॉमन है, तो x - 3 बचेगा, और फिर +2 बाद के दोनों पदों में कॉमन है, तो x - 3 बचेगा। अब x - 3 दोनों जगह कॉमन है, और यहाँ बचा क्या, x + 2, ये उसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42,
एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। शीट का परिमाप आपसे पूछ रहा है, किसी भी आयताकार शीट का परिमाप ज्ञात करने के लिए आपके पास लंबाई और चौड़ाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आयताकार शीट का क्षेत्रफल दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, हमको चाहिए लंबाई। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर लंबाई को a कहें, चौड़ाई को b कहें, तो दोनों का गुणा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो जिसका मान दिया गया है 480 वर्ग मीटर, और यहाँ पे b चौड़ाई का मान दिया गया है 12, और ये बराबर हो जाएगा 480, और a का मान करेंगे तो गुणा 12 उधर जाके भाग में हो जाएगा, भाग होगा तो a का मान आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। a का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। अब परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। परिमाप होता है 2 इंटू ए प्लस बी। अब 2 इंटू ए है 40 प्लस बी है 12, तो हो जाएगा 52, और 52 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर। वैल्यू कितना आ जाएगा? 104 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। एक वृत्त की जो परिधि है वह 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का वैल्यू दिया गया है 22। अब वैल्यू रख दीजिए 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22 है, और केवल आर को इधर रखेंगे, बाकी संख्याओं को उधर भेजेंगे, बटे का 7 ऊपर गुणा हो जाएगा, और जो इधर गुणे में है 2 गुणे 22 इधर आके हर में हो जाएगा। अब 22 से 22 कट जाएगा, 7/2, और वृत्त का जो रेडियस आ जाएगा वह 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो तो उसे क्या कहते हैं? अगर दोनों युग्म जो हैं वह आपस में समांतर हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? आयत में सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश के होते हैं। आपको पता है सभी कोण जो होते हैं समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। इसके बाद देखिए संख्या 46 है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो कोई भी चतुर्भुज हो तो उसके अंतः कोणों का जो योग होता है 360 अंश होता है। इसके बाद देखिए संख्या 47 है, त्रिज्या रेडियस किसे कहते हैं? तो किसी भी वृत्त में रेडियस जो केंद्र से परिधि की निश्चित दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसी को परिभाषा के रूप में आप लिखें तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं तथा सभी त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। केंद्र किसे कहते हैं? तो वृत्त के अंदर वह बिंदु होता है जहां से किसी वृत्त की परिधि समान दूरी पे होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो वृत्त में जो निश्चित बिंदु होता है जिससे दूरी मापी जाती है परिधि की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, व्यास डायामीटर किसे कहते हैं? तो एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है तथा दोनों तरफ परिधि से मिलती है व्यास कहलाती है। एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं तथा खींचे गए सभी व्यास की लंबाई समान होती है। अब एक वृत्त ले लीजिए, अब उस वृत्त में एक केंद्र होता है। अब केंद्र से अगर कोई रेखा होकर गुजर रही है और वृत्त के दोनों परिधि पे दो बिंदुओं को ए बी को मिला रही, तो इसे क्या कहेंगे? व्यास। इसी तरीके से अनंत व्यास जो है वह एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं। तो केंद्र से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनंत, ठीक। लेकिन लंबाई जो होगी इनकी समान होगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। जीवा किसे कहते हैं? तो जीवा एक ऐसी रेखा है जो दोनों तरफ परिधि से मिलती है परंतु केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। और इससे अगर केंद्र से होकर गुजरती है तो इसे व्यास कह देते हैं। व्यास भी क्या होता है? एक जीवा होती है, ठीक है। तो ये भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि केंद्र से होकर नहीं गुजरती है, बस आप इतना लिख सकते हैं कि जीवा जो होता है वह वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51 है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 का वर्गमूल ले करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब यहाँ पे जो माइनस प्लस के चिन्ह है वह हट जाएंगे और जो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 वह दो पदों के गुणे के रूप में आ जाएगा। तो इसको देखिए कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो ए की जगह है एक्स, तो एक्स धन 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 5 बराबर 0, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज कह रहा है कि वर्गमूल लेकर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, एक्स बराबर लिखेंगे अंडर रूट 25। तो रूट जब भी लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 को 5 का स्क्वायर लिख दीजिए और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5। ये वर्गमूल ले लिया हमने। अब इसके बाद x बराबर जब 5 है तो इसको कितना लिखा जा सकता है, x माइनस 5 बराबर 0 और x माइनस 5, x बराबर माइनस 5 भी है तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस 5 बराबर 0, और दोनों का आपस में गुणा करके कितना लिखा जा सकता है, x प्लस 5 और x माइनस 5 बराबर 0। तो ये गुणनखंड हमने इस तरीके से लिख दिया वर्गमूल निकाल के भी। तो इस दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी प्रश्न जो है वह आपको समझ में आए होंगे, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सभी प्रश्नों की भाषा को, और सभी प्रश्नों को खुद से आप हल कर पा रहे होंगे। और कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही हो अगर आपको, तो आप मुझे प्रश्न संख्या कमेंट करिए, और जो भी आपका सवाल हो, अगर सब कुछ समझ में आया तो यस लिख करके कमेंट करिए, और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में लगता है, जरूर अपना विचार जो है कमेंट करिए। और अपने दोस्तों में देखिए अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, ताकि मेरी मेहनत सफल हो पाए और सबकी तैयारी जो है वह बेहतर हो पाए, सबको कम समय में अच्छा बेहतर समझ में आए और तैयारी बेहतर हो पाए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उसको प्रेस करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और 4th सेमेस्टर की सभी तैयारी, विषयों की तैयारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नीचे कर सकते हैं, नीचे जो है वह लिंक दिया गया है। और इसी तरीके से अगर आप 4th सेमेस्टर की सबसे बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में बिना डिस्टरबेंस के आप चाहते हैं कि कम समय में मेरी तैयारी हो पाए, तो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का। ऐप का भी नाम है टारगेट यूपी टेट सी टेट, चाहे प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए या नीचे लिंक दिया है वहां से डाउनलोड करिए, उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करिए, और वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी विषयों का सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, चाहे वह क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, नोट्स का पीडीएफ हो, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, मास्टर क्लास हो उसका पीडीएफ हो, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, और वहां पे आपका कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं, बिना प्रचार के देख सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐप खोलेंगे, ऐप में ही आपकी पढ़ाई होगी और ऐप में ही आप वीडियोस को डाउनलोड भी कर पाओगे, पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। तो इस तरीके से आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन माध्यम से अगर हम देखें तो ऐप के माध्यम से होगी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत आता है तो हमारा नंबर ये है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।